Students, how are you all? I hope that you all are good. So students, today is your history class and पेज नंबर 13 तक आपने इसमें कंप्लीट कर चुका था, उसको समझ चुका था एंड आज पेज नंबर 14 के पैराग्राफ को हम समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, कुछ पैराग्राफ और इसको समरी की तरीके से हम समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सर्जुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जफ़र मेड द नवाब. इसमें क्या हुआ था, तो जब बैटल ऑफ प्लासी में हार हो गई थी और सर्जुद्दौला को मार दिया गया, फिर मीर जफ़र को नवाब बना दिया गया. बट द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी को अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करना था. वो अभी भी ये चाहते थे कि वो रूल तो वो ही करें. अभी भी वो ये चाहते थे कि रूल तुम ही करो, बस वो ट्रेड को अपने जो उनका व्यापार था, उनका जो ट्रेड था उसको वो बढ़ाना चाहते थे, ताकि उन्हीं को उनका सबसे ज़्यादा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि उनका जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है वो उसको बढ़ाया जाए. ठीक है. और ये तभी हो सकता था जब सब लोकल लीडर्स उसके कब्ज़े में आ जाए, सारे विलेजेस उनके कब्ज़े में आ जाए और उन्हें कोई भी टैक्स पे ना करना पड़े और सारी की सारी प्रिविलेज उन्हें मिल जाए, मतलब सारी की सारी इम्पोर्टेंस उन्हें मिलने लगे. इसलिए उन्हें बैटल ऑफ प्लासी करी थी. Now next paragraph. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. अब क्या हुआ, कंपनी को ऐसे लगने लगा कि वो आराम से काम करने लगेंगे, बट ये चीज़ डिफ़िकल्ट थी. क्यों डिफ़िकल्ट थी? कंपनी को बहुत परेशानी होने लगी. मीर जाफ़र को कि हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे. मतलब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, इनफैक्ट तुम ही हमें पैसा दे दो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ रहा है. और कंपनी का मकसद क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाना. अब मीर जाफ़र भी इस बात से परेशान हो गया था. अब कंपनी जो चाह रही थी कि सारे पपेट जो भी थे, जिनको भी उन्होंने नवाब बनाया था, वो उनकी तरह काम करेंगे, मतलब जैसा वो कहेंगे उस तरीके से काम करेंगे, उसी तरीके से उन्हें रिवेन्यू वापस पैसा देंगे. बट ऐसा तो नहीं हो पाएगा. वही बात है कि कंपनी की हर बात तो नवाब नहीं मान लेंगे. अगर वो हर बात मानने लगे नवाब लोग कंपनी की, तो सारे लोग सोचेंगे कि ये तो चमचा है और ये तो सारी बात मानता है कंपनी की. फिर क्या हुआ, मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट कर दिया और कहने लगा कि ये जो कंपनीज़ हैं अपनी चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा. तो कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया. जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करने लगा और बगावत पे आ गया कि तुम इस तरीके से कर रहे हो, ये गलत है, काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा, तो कंपनी ने यह करा, मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को उन्होंने अपॉइंट कर दिया. What could the company do when Mir Jafar protested? Mir Jafar protested. The company deposed him and installed Mr. Qasim in his place. Mr. जाफ़र की जगह मिस्टर कासिम को इंस्टॉल कर दिया गया, मतलब उसकी जगह उसे नवाब बना दिया गया. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." अब क्या हुआ कि जब मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, तो फिर मीर कासिम को भी सेम इश्यूज़ होने लगे. फिर मीर कासिम ने क्या किया, कंप्लेन कर दी. और जब उसने कंप्लेन कर दी तो एक बैटल हो गई.
जो बैटल थी उसका नाम था बक्सर 1764। फर्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी और फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। फर्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी। सेकेंड बैटल जो मीर कासिम ने करी 1764 में, डेट इज़ बक्सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मीर कासिम बहुत परेशान करने लगा तो दोबारा से फिर मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया गया। पहले मीर जाफ़र था, फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। आप लिटिल बिट कन्फ्यूज़न में होंगे, इसको दोबारा समझाते हैं। पहले सर्जुद्दौला था, उसे मार दिया गया। फिर जफ़र को नवाब बना दिया गया। फिर जफ़र ने कहा कि तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे हो, टैक्स दे दो। फिर लेकिन उन लोग कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा के फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम क्या करा, मीर जाफ़र से भी ज़्यादा परेशान करने लगा, तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों को मीर जाफ़र से भी ज़्यादा परेशान करने लगा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया। और फिर जब मीर कासिम को हटाया तो मीर कासिम ने कहा कि हम बैटल करेंगे, तो फिर बैटल हुई विच इज़ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर हुई। फिर उन्होंने क्या करा, कंपनी ने मीर जाफ़र को दोबारा ही अपॉइंट कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे जो भी थोड़ी लिटिल बिट कन्फ्यूज़न थी इसमें। अब क्या हुआ, अब नवाब से जो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था, तो अब नवाब से कहा गया तुम लोग हमें हर महीने 5 लाख रुपए दोगे। 5 लाख रुपीज़ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट समझते होंगे आप, इस टाइम पे काफ़ी है, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। उस टाइम 5 लाख रुपीज़ भी बहुत हुआ करते, इतना कि किसी नवाब के लिए भी देना उतना अमाउंट बहुत बड़ी बात थी। नवाब फिर भी देता था, लेकिन कंपनी और भी रुपीज़ चाहती थी। बोलने लगी हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तुम और ज़्यादा रुपीज़, तो तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और कंपनी की डिमांड जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, वो कभी कुछ डिमांड करती, वो कभी कुछ डिमांड करती। इस वजह से जितने भी नवाब थे वो परेशान थे, क्योंकि वो टैक्स पे करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। सो इस टाइम तक आते आते मीर जाफ़र की डेथ हो गई 1765 में। अब कंपनी को लगा कि इन्हें नवाब वगैरह क्या बनाया जाए, पैसे वगैरह देते नहीं हैं, तो हम खुद ही नवाब बन जाते हैं। अब हम खुद ही नवाब बनेंगे और खुद ही काम करेंगे। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. 1765 आते आते कंपनी के लोग को ही दीवान बना दिया गया बंगाल के, मतलब रिवेन्यू कलेक्टर, और जो कि वो रिवेन्यू इकट्ठा करने लगे। The दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। जो दीवानी थे उनको अलाउ कर दिया गया कंपनी से, क्यों जो वो बंगाल की तरफ से जो भी बड़ा रेवेन्यू आता था वो उस रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम डेट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। जो भी कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी पैसों की, वो आगे चल के वो अब ठीक हो गई, उनकी स्थिति अब काफ़ी सही हो गई। अब कंपनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब उनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कि उन्हें पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और उन्हें बंगाल की जो खेती होती थी उनसे जो पैसे मिलते थे उसे उनकी रिवेन्यू से पैसे मिलने लगे। 18th सेंचुरी आते आते फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड। जो 18th सेंचुरी आते थे इंडिया के साथ जो उनका ट्रेड था, उनका जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, एक्सपैंड हो गया। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर imported from Britain. This was because at this time gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building
द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। बट स्टार्टिंग में क्या होता था, जब भी उन्हें इंडिया से कोई भी सामान खरीदना होता था तो गोल्ड या सिल्वर इंडिया को उन्हें देना पड़ता था। मतलब इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से आता था जब ये सामान खरीदते थे। बट अब क्या होने लगा था कि ब्रिटेन के पास कोई भी गुड्स सेल करने के लिए इंडिया को कोई भी गुड्स सेल करने के लिए बचा नहीं था। बट इंडिया के पास इतना सामान था कि वो ब्रिटेन को बेचता था। बट ब्रिटेन के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि वो इंडिया को बेच सके, इसलिए वो इंडिया को गोल्ड एंड सिल्वर में पे किया करता था। बट बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई। अब ये दोनों बैटल होने के बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ, ब्रिटेन के पास कोई भी गुड्स नहीं थे उन्हें इंडिया को बेचने के लिए। ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of दीवानी। तो ब्रिटेन के पास कुछ भी गुड्स नहीं थे इंडिया को सेल करने के लिए, तो उल्टा वो पैसा वो लेकर जाने लगे और इंडिया से और सामान भी खरीदते थे इंडिया के लोगों से ही, और कर्ज भी उन्हीं से लेते थे। सस्ता सामान वहाँ से लेते थे और जैसे सस्ता सामान खरीद कर और दूसरी जगह बेचते थे। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। जब दीवानी के राइट्स उन्हें मिल गए तो अब ब्रिटेन से सोना चांदी की ज़रूरत ही नहीं थी। ब्रिटेन को अब सोना चांदी को देकर कुछ भी सामान गुड्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो लोग क्या करने लगे, इंडिया से सस्ते में सामान खरीदा और उसे जाकर बेच दिया। अब कंपनी को ही इसका सारा का सारा फ़ायदा हो रहा था। अब जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता वो कॉटन और सिल्क को खरीद लेते थे और कंपनी की जो आर्मी थी उसको भी मेंटेन कर लेते थे उसी पैसों में। मतलब जो भी जब से वो खुद दीवान बने थे तब से, और जो बंगाल के रिसोर्सेज से जो भी उन्हें जनरेट हो रहा था उनके इनकम, उसी से उन्होंने कॉटन और सिल्क खरीद लेते थे, उसी को बेच के अपना काम कर लेते थे और कंपनी की जो आर्मी थी उसको भी मेंटेन कर लेते थे। बिल्डिंग भी बना ली थी उन्होंने और अपने ऑफिसेस को भी मेंटेन कर लिया था। तो मतलब सोच सकते हैं आप लोग कि उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जबकि पहले उन्हें काफ़ी लॉसेस चल रहे थे, जिनसे वो नवाब को भी बोल रहे थे कि हमें और ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा पैसा बढ़ाना पड़ेगा। और बल्कि अब उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा कि वो अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करने लगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपको इस पैराग्राफ के वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखना है ताकि आपको इस पैराग्राफ को समझ पाएँ और इस जो थोड़ी सी समरी है आप उसको भी समझ पाएँ। Okay students, thank you and take care.